हेलो, सॉरी फॉर लेक्चर डिले। वो हम थोड़ा सा बाहर, इसलिए आपके लेक्चर थोड़े छोटे छोटे ही आएंगे। ओके, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। ओके, तो आज हम लोगों ने उस दिन के लेक्चर में आइसोस्टेसी तक डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वेगनर इन 1910। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, इस पर ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी किसने प्रपोज की थी। तो अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने कब की दी थी? 1910 में। ही सजेस्टेड दैट एट द बिगनिंग ऑफ मीसोजोइक एरा, ये क्वेश्चन है, मीसोजोइक एरा, about 200 million years, all the continents of Earth were united together to form a single supercontinent which is called Pangaea। तो आज जो हमारी अर्थ इस तरीके से दिखाई देती है, पहले अर्थ कैसी दिखाई देती थी? डायरेक्ट ऐसा एक पूरा मान लीजिए आप ग्लोब, उस पर एक सिंगल यूनिट थी। ठीक है, उस पर ब्रेक डाउन नहीं हुआ था। जैसे अभी ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं था। ये एक सिंगल लैंड मास था। तो वो जो सिंगल लैंड मास था उसको क्या बोला? पेंजिया। और जो ओशियन उसको सराउंड कर रहा था, उस ओशियन को क्या बोला? पैंथालासा। Wagner proposed that this vast continent began to break up into smaller continents at the beginning of the Mesozoic era। ये क्वेश्चन कहीं तो आया हुआ है, अभी हमारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है यहाँ पे, कि जो पेंजिया है इसका ब्रेकअप कब स्टार्ट हुआ था। तो इसका ब्रेकअप कब स्टार्ट हुआ था? स्मॉलर कॉन्टिनेंट में मीसोजोइक एरा के बिगनिंग में। अंके विच देन ड्रिफ्टेड टू प्रेजेंट पोजीशन जस्ट लाइक पीसेस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर। पीसेस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर किस पे अपने डिस्कस किया है? आइसोस्टेसी में, कि उसी तरीके से होता है। तो ये भी उसी तरीके से अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूटते जाते हैं। विच देन ड्रिफ्टेड टू देयर प्रेजेंट पोजीशन, जैसे अभी पोजीशन है उस तरीके से ड्रिफ्ट हो गया, और अभी भी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते जा रहे हैं। सो द कॉन्टिनेंट्स वेयर ड्रिफ्टेड वेस्टवर्ड एंड इक्वेटरवर्ड अंडर डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जो कॉन्टिनेंट है वो वेस्ट की तरफ और इक्वेटर की तरफ क्या कर रहे हैं? ड्रिफ्ट कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। जो उनका यूनाइटेड लैंड मास है उससे अलग अलग जा रहे हैं और मोशन शो कर रहे हैं। किसकी वजह से? जो उनके बीच में लैंड मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट काइंड का लगता है, उसकी वजह से। द टर्म गोंडवाना लैंड वाज यूज्ड फॉर द सदर्न ह्यूज लैंड मास। जो नीचे का पार्ट है, सदर्न पार्ट है, उसको क्या बोला? गोंडवाना लैंड। याद कैसे रख सकते हो? इंडिया में गोंड ट्राइब रहती थी, उसी के नाम पे याद रख लो कि गोंडवाना लैंड हो गया। While under southern huge landmass which include Africa, South America, Australia, Antarctica and India, and Laurasia for the northern landmass। ऊपर यूरोप एंड और क्या? रशिया तो बना सकते हो, उससे याद रहेगा लॉरेशिया। फॉर द नॉर्दर्न लैंडमास विच इंक्लूड नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया, जो अपर पार्ट है वो। To support his theory, Wagner gave many geological evidence such as similarities in geological structure, distribution of rock type and fossil, and similar shape of coastline on either side of the Atlantic Ocean। Atlantic Ocean कौन सा है? बीच में, एस शेप वाला। तो ये सारे इन्होंने एविडेंस दिए अपने किस थ्योरी के लिए? जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इसके लिए। क्या क्या थे? वैगनर ने दिया था जियोलॉजिकल एविडेंस, जैसे कि सिमिलरिटीज ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो जो भी इस पार्ट में स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं वही इस तरफ भी स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं। ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका को इन दोनों में ही अगर मिक्स किया जाए, मिला दिया जाए, पैचअप किया जाए इनका, तो क्या होगा? ऐसा शो करेंगे कि पहले ये सेम ही पार्ट थे और जो स्ट्रक्चर यहाँ पे कंटिन्यू हो रहे थे वो यहाँ तक भी कंटिन्यू होते जाएंगे। सिमिलर शेप ऑफ कोस्ट लाइन। अब ये देखो, जो रफली कोस्ट लाइन है वो मैच हो रही है ना। एग्जैक्ट क्यों मैच नहीं होती है? क्योंकि जो कोस्ट लाइन है उस पर वेदरिंग, इरोजन ये काम करते रहता है, पर जो स्लोप का एरिया है उतना वेदर नहीं हो पाता है। स्लोप को अगर मैप किया जाए तो एग्जैक्ट मैपिंग हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक टाइप एंड फॉसिल। अब जो फॉसिल यहाँ मिल रहे हैं ग्लोसोप्टेरस वगैरह के, वो यहाँ भी मिल रहे हैं, इंडिया में भी मिल रहे हैं फॉसिल्स, तो वो एक अलग एविडेंस देता है कि फॉसिल किस तरीके से आपके सेम है। द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज
The theory of continental drift was not accepted for over 40 years. It received support only in 1950s and 60s when geomagnetic evidence were discovered in its favor. तो 40 ईयर्स तक ये थ्योरी किसी ने एक्सेप्ट नहीं की पॉपुलरली। क्यों नहीं की थी? क्योंकि ये जो डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट है ये उतना अच्छे से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसके बाद में ये कब हुई? 1950-60s में, जब जियोमैग्नेटिक एविडेंस हो गए उसके फेवर में आ गए। जियोमैग्नेटिक मतलब जब अर्थ आपकी जो मैग्मा है, मान लीजिए अगर इस कॉन्टिनेंट में यहाँ पर ओशियन है, यहाँ पर से मैग्मा निकल रहा है MOR पे, तो उस टाइम पे जो उस पर मिनरल्स हैं जो जैसे आयरन कंटेनिंग है, तो वो क्या करेंगे, जिस तरीके से अर्थ का ग्रेविटेशन होगा उसी तरीके से खुद को अलाइन कर लेते हैं। उस अलाइनमेंट की वजह से क्या होगा, उस करंट सिचुएशन के मैग्नेटिज्म को वो अपने आप में रखते हैं। ठीक, उसको ही हम पेलियो मैग्नेटिज्म कहते हैं, क्योंकि वो पुराने वाले मैग्नेटिज्म को प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, चलो हम इसके एविडेंस 1 बाय 1 देख लेते हैं क्या क्या थे। सो सिमिलरिटीज़ इन शेप एंड कोस्ट लाइन, जो ये कोस्ट लाइन है उनमें कैसे कैसे सिमिलरिटी है। थोड़ा सेक कर रहा होगा हाथ, तो थोड़ा भी 5-6 दिन के लिए एडजस्ट कर लो आप लोग, फिर हम जहाँ हैं वहीं पहुँच जाएंगे तो सब कुछ कंटिन्यू हो जाएगा। सो द अटलांटिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका हैव अ रफली सिमिलर शेप। जो अटलांटिक का कोस्ट है उस पर साउथ अमेरिका और अफ्रीका ये दोनों सिमिलर टाइप का करते हैं। दे वुड फिट इन नाइसली इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये फिगर शो भी कर रहे हैं। हाउएवर द कोस्ट लाइन आर नॉट रिलायबल जियोलॉजिकल फीचर्स because their shape change with the rise and fall of sea level relative to the land। अब जो बाउंड्री है वो बाउंड्री पे, मान लो ये कोई बाउंड्री है, अब हाई टाइड का टाइम चल रहा है तो वो क्या होगा, ओशियन वाटर इस साइड ज़्यादा मूव कर जाएगा, पिन की जो टिप है उस तरफ, और अगर लो टाइड है तो वो इस डायरेक्शन में ज़्यादा चला जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। तो कोस्ट लाइन को हम नहीं देख सकते हैं कि क्या है, उसको नहीं ले सकते हैं रिलायबल फीचर की तरह, और जियोलॉजिकल एजेंसीज भी वर्क करती रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, द रियल एज ऑफ कॉन्टिनेंट अकर्स एट कॉन्टिनेंटल स्लोप वेयर सी बॉटम फॉल्स रैपिडली डाउन टू डीप ओशियन फ्लोर। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप में, जहाँ पर स्लोप होता है वहाँ पे जो सी वाटर है वो रैपिडली क्या होता है, डीप जाता है, ओशियन का जो डीप वाटर है ना वहाँ पे चला जाता है, तो उसको लिया जाता है फिट करने के लिए, जो फिट इन थ्योरी है उसमें। द मैपिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट स्लोप ऑफ साउथ अमेरिका एंड वेस्ट अफ्रीका was indicate that their contour match exactly. This strongly suggests that these two continents are once joined together. So जो ये मैपिंग है कॉन्टिनेंटल स्लोप की साउथ अमेरिका पे, ईस्टर्न साउथ अमेरिका जो ये रहा, अब देखो इस पे कैसे होगा, हमें पूरे ग्लोब को नहीं मानना है और साउथ ईस्ट वेस्ट देखने के लिए। अगर हम इस कॉन्टिनेंट के बारे में बात करें तो ये इसका ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये वेस्टर्न पार्ट। अगर हम ओशियन का देखेंगे तो वो अलग आएगा। अब ये ओशियन का कौन सा पार्ट है, अटलांटिक ओशियन का वेस्ट पार्ट है, पर साउथ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट है। ऐसे हमें सब रीड करते हैं कॉन्टिनेंट्स को। तो मैपिंग ऑफ किसकी, कॉन्टिनेंटल स्लोप ऑफ ईस्टर्न साउथ अमेरिका ये हो गया, और ये अफ्रीका का ये वेस्टर्न पार्ट है। इन दोनों की स्टडी क्या इंडिकेट करती है कि ये दोनों एग्जैक्टली मैच होते हैं, और ये क्या सजेस्ट करता है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट है ये एक टाइम पे ज्वाइन हो रखे थे साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिलर ओरोजेनिक बेल्ट। तो जो यहाँ पे माउंटेन है वही आगे चल के जा रहे हैं, जिसके एग्जाम्पल इस बुक में बहुत अच्छे से दिए गए हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, इफ द कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन और आता है, हमको याद आ गया कि ये जो ऑप्शन है ना, ये सारे ऑप्शन मिला के एक MSQ टाइप का क्वेश्चन फॉर्म कर देता है। ओके, उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। इफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका आर फिटेड टुगेदर, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका ये एंड western coast of Africa are fitted together, the orogenic belt of two continents which have the same range of age and similar structural trend are found to align themselves across the joint। तो जब इन दोनों कोस्ट को एक साथ फिट कर देते हैं ना, तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो ओरोजेनिक बेल्ट, ओरोजेनिक मतलब माउंटेन्स हैं जो, तो वो माउंटेन्स क्या करते हैं, दोनों कॉन्टिनेंट्स में सेम रेंज को शो करते हैं,
किस तरीके की पेट्रोलॉजी है उनकी, और सेम एज को शो करता है। अब जब सेम एज है, सेम स्ट्रक्चर है, मान लो यहाँ पर जो फॉल्ट चल रहा है वो फॉल्ट यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, तो क्या इसका निकलता है निष्कर्ष कि ये दोनों एक टाइम पे साथ थे, तभी वो रॉक एक साथ ही कंटिन्यूएशन में फॉर्म हो रही थी। ओके, अब एग्जाम्पल है इसका कि इन घाना नियर अकारा वेस्ट अफ्रीका। ये आपको एग्जाम्पल याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहे तो सिर्फ समझ लो इसको। सो वेस्ट अफ्रीका में जो घाना के पास में अकारा है, अकारा के पास में घाना है। सो देयर इज अबाउट 400 मिलियन ईयर ओल्ड रॉक। ओके सॉरी, देयर इज अ क्लियर बाउंड्री बिटवीन 2000 मिलियन ईयर ओल्ड एंड मच यंगर अबाउट 400 मिलियन ईयर ओल्ड रॉक। तो ये क्या करता है, एक बाउंड्री फॉर्म करता है। जो ओल्डेस्ट रॉक है यहाँ पर 2000 मिलियन ईयर्स ओल्ड, और जो यंगर रॉक है 400 मिलियन ईयर ओल्ड, इन दोनों रॉक्स के बीच में एक बाउंड्री को फॉर्म करता है। सो दिस बाउंड्री रन्स इनटू द अटलांटिक ओशियन इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये बाउंड्री किस टाइम मूव करती है, जो साउथ ईस्टर्न अमेरिका है, कहाँ पर, साउ लुइस में। ये बाउंड्री भी कहाँ पे जा रही है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। और ये सेम बाउंड्री ब्राज़ील में, जो अफ्रीका का पार्ट है ना, उस पे जा रही है। तो वो कहाँ जा रही है, ईस्टर्न साउथ अमेरिका की ओर से जा रही है। ठीक है, ब्राज़ील में कहाँ पर, साउ लुइस में। ये सारा का सारा डेटा कि जो यहाँ के ओरोजेनिक बेल्ट है वो इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहे हैं। ये सेम बाउंड्री जो दोनों जगह अकर हो रही है 2000 मिलियन से 400 मिलियन ईयर्स के बीच की, ये क्या प्रूफ करता है कि ये यहाँ पर ओरिजिनल कंटिन्यूटी थी। जो डिपोजिशन क्या होता है, स्ट्रेटिग्राफी में हम पढ़ते हैं कि हमेशा डिपोजिशन वगैरह किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ ओरिजिनल कंटिन्यूटी। मतलब पहले कोई भी चीज़ है वो कंटिन्यूएशन में होती है, बाद में उस पर चेंज आते हैं। ओके ओके, सो ये हो गया ओरोजेनिक बेल्ट के बारे में हम लोगों का। अब पर्मो कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन। तो ग्लेशिएशन क्या होता है, जब ज़्यादा आइस फॉर्मेशन हो जाती है, जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा आइस फॉर्म हो जाती है, जो टाइम ड्यूरेशन होती है जिस पे ग्लेशियर ज़्यादा फॉर्म होते हैं, उसको बोलते हैं ग्लेशिएशन। तो ये एज कब आई थी, पर्मो कार्बोनिफेरस के टाइम पे ग्लेशियर ज़्यादा बने थे अपने यहाँ, आइस एज का जो टाइम था। तो वो भी शो करता है, सेम ग्लेशिएशन की जो डिपॉजिट है वो दोनों जगह मिल रहे हैं। तो वो क्या शो करेगा कि जो एक लोकेशन है और जो दूसरी लोकेशन है, उन दोनों ही लोकेशन के बीच में सेम एज थी, तभी तो सेम टाइम की आइस सेम टाइप पे डिपॉजिट हुई है, टाइम भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, और लोकेशन भी लगभग कंटिन्यूशन में है। तो वो क्या शो करता है कि ये एक ही लैंड मास था, जो हमारा पेंजिया है उसका प्रूफ दे रहा था। सो इन द Parana Basin in eastern Brazil, South Africa, glacial deposits of Permo-Carboniferous age are widespread। तो जो पराना बेसिन है कहाँ पर, ईस्टर्न ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में, वहाँ पे पर्मो कार्बोनिफेरस एज के ग्लेशिएशन बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। देयर एवरेज थिकनेस इज अबाउट 400 मीटर। उनकी जो एवरेज थिकनेस है किसकी, ग्लेशिएशन के टाइम के जो डिपॉजिट है उनकी 600 मीटर है। The direction of ice movement suggests that source area of these glacial deposits lie to the southeast of present Brazilian coast। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, मान लो आइस मूव करती है तो बहुत सारे स्टेरिएशंस बनाती। अब ये बंच ऑफ आइस है, इसको समझो, ये ऐसा ड्रैग करके इस साइड जा रही है डाउनवर्ड। अब जो ये आइस मास है, इसके जो ये नीचे बेस वाला पार्ट है, इस बेस पे क्या होगा, बहुत सारे सेडिमेंट्स भी होंगे, रॉक मटेरियल भी होगा। वो मटेरियल इसके साथ साथ में ड्रैग कर रहा होगा। तो जो बेस एरिया है, बेसमेंट है, उस बेस पे क्या करेगा, ड्रैग्स करते टाइम स्टेरिएशंस बनाएगा, कुछ मार्क बनाएगा, उससे हमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट का पता चलता है। ठीक, सो वो क्या है, साउथ ईस्ट है, प्रेजेंट ब्राज़ीलियन कोस्ट पे। इन साउथ वेस्ट अफ्रीका तो द ग्लेशियल डिपॉजिट्स आर मर्ज, there is abundant evidence of ice erosion. The direction of ice flow recorded is from east to west. This suggests that Southwest Africa was covered by an actively eroding ice sheet which dumped in load further west in Brazil। अब जो अफ्रीका है उस पर क्या हुआ, जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं वो वहाँ पर जाके मर्ज हो रहे हैं, और इस चीज़ की अबंडेंस दे रहे हैं इरोजन के। किस चीज़ के एविडेंस अबंडेंस में दे रहे हैं, वहाँ पे आइस इरोजन के, और वहाँ पे
फ्लो डायरेक्शन दिख रही थी, और यहाँ पे भी फ्लो डायरेक्शन दिख रही है। यहाँ पे क्या है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन दिख रही है, और यहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में डिपॉजिट हुए थे, इसका इरोजन की डायरेक्शन दिख रही थी। तो ये क्या होगा, एक्टिवली इरोडिंग आइस शीट जो कि ड्रम्प हुई है कहाँ पे, ब्राज़ील में, वेस्ट में ब्राज़ील के, वो अफ्रीका से जा कर के हुई है। तो ये जब सेम ही कंटिन्यूएशन में होगा तभी तो होगी। अगर बीच में ओशियन है तो वो आइस शीट तो ओशियन में चली जाएगी। अगर ये सेम लैंड मास है तो ये क्या होगा, डिपॉजिट हो गया। दिस एविडेंस प्रूव द ओरिजिनल कंटिन्यूटी बिटवीन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। कुछ ऐसी सी कंटिन्यूएशन थी। Evidence of Permo-Carboniferous glaciation have been found in all the continents of southern hemisphere। ये southern hemisphere था, इसमें पूरे में ही परमोकार्बोनिफेरस के ग्लेशियर्स मिलते हैं। इंडिया में भी जैसे कि मिलते हैं हमें southern hemisphere, जैसे कि अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अंटार्कटिका एंड मेडागास्कर। The till deposit and fossil plants found in these continents have been examined the correlated if these landmass had always been in tropical latitudes। तो जो टिल के डिपॉजिट हैं या फिर जो फॉसिल प्लांट्स के डिपॉजिट हैं वो जो यहाँ पे फाउंड हुए हैं वो क्या करते हैं, कोरिलेशन किस तरीके से हुआ है, ओके, उसको शो कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में नहीं थे हमेशा से, सॉरी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में थे जहाँ पे वो आज हैं। तो इसने क्या किया, क्या शो किया कि जो ग्लेशिएशन है वो एक्सटेंड हुआ है पोलर रीजन से इक्वेटर रीजन तक में। अब अगर अभी देखें तो ये क्या होगा, अनरीजनेबल होगा। इक्वेटर में ग्लेशिएशन बर्फ तो आएगी नहीं क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा सन रेज हैं। तो जो आइस थी वो आइस वहाँ से चल कर के यहाँ आई थी, तो पूरा का पूरा जो लैंड मास है वो लैंड मास ही मूव हुआ है, ओके। So the only explanation of this puzzle is that all these continents were joined together to form a single landmass, गोंडवाना लैंड, ओके। तो ये सारा सारा सिंगल ही लैंड मास था जो कि गोंडवाना था। इसके आगे हम आपको सेकंड स्मॉल लेक्चर बना के एक्सप्लेन करते हैं, ओके। थैंक यू।